स्टूडेंट्स जो आप सीए के एग्ज़ाम देते हो, जिसमें जो एक तो एमसीक्यू होता है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसकी जो आप लोग देखते हो कि आपके पास पेपर आता है, तो आप लोगों में क्यूरियोसिटी होती होगी कि किस तरीके से हमारी कॉपी चेक की जाती है और उसका क्या सिस्टम होता है। तो वो सब चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये पता चले कि इस तरीके से कॉपी चेकिंग होती है और हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे आप लोगों को इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिल सके। तो देखो, आप लोगों को जो पेपर मिलता है, उस पेपर की जो पेपर सेटर होता है, वो आंसर की भी बनाता है और आंसर की के बाद में उसकी मार्किंग स्कीम बनती है और मार्किंग स्कीम में ये बताया जाता है कि आपको किस-किस चीज़ को लिखने के क्या-क्या मार्क्स अलॉटेड हैं, कौन-सी स्टेप्स हैं और स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। तो कुल मिला के एक तो ये समझना ज़रूरी है कि साहब आंसर की कहाँ से बनती है। तो देखो, जो प्रैक्टिकल पेपर होता है, उस प्रैक्टिकल पेपर में जब क्वेश्चन आपको बनाया जाता है, उसके बाद में उसका आंसर बनता है, तो आंसर के जो पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स ऐसे पिक करता है और उसका एक कंपाइल्ड आंसर शीट बनाता है और उस आंसर शीट के बेसिस पे फिर वो जो है मार्किंग स्कीम बनाई जाती है कि किस किस चीज़ को लिखने के क्या-क्या मार्क्स है, वो मैं आप लोगों को अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ। और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बेसिकली जो आंसर की होती है, वो मॉड्यूल का कट बेस होता है। जैसे कोई ऑडिट है, एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में जो बेसिक प्रोविजंस हैं, वो मॉड्यूल से कट पेस्ट होते हैं। उसके बाद में उसको अप्लाई किया जाता है कि साहब इसका जो केस के जो फैक्ट हैं, वो ये हैं और इसका जो लॉ से जो कंपैरिज़न है प्रोविज़न से, वो कंपेयर करके बताया जाता है, उसको रीज़न बोलते हैं और लास्ट में जाके कंक्लूज़न होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, सीए फाइनल का एफआर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं बताऊँ आपको, ये क्वेश्चन जो है ये बिज़नेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, आप लोगों ने मॉड्यूल में देखा भी होगा, जिसमें ये बता रखा है कि शायद इसने 2 स्टेप में कंपनी एक्वायर करी है, पहले 15% बाद में 45%। तो ये बिज़नेस कॉम्बिनेशन है और जिस कंपनी को एक्वायर किया है, उसका आपको ये बता रहा है कि ये कैरिंग वैल्यू है और ये उसका फेयर वैल्यू है और नीचे डिफरेंट टाइप के ये एडजस्टमेंट आप लोगों को बताए हुए हैं। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें ये 3 चीज़ पूछी हुई है। अब बच्चे को ये डाउट होता है कि यार आंसर कैसे दें, क्या-क्या लिखें, क्या नहीं लिखें? तो आप जब इसकी आंसर की देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली मॉड्यूल में है, इसलिए आप लोग इसको देख भी लोगे कि इसमें तो देखो, ये जो इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है और ये आप लोग मॉड्यूल में भी देखोगे तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें जो पॉइंट दे रखा है, जैसे लीज के बारे में एक पॉइंट है, तो लीज के बारे में जो ये इन्फॉर्मेशन है कि शायद ये ओपनिंग लीज होगा, फाइनेंस लीज होगा, उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, जैसे इस चीज़ का आधा मार्क्स अलॉट कर दिया। इसके अलावा प्रोविज़न से रिलेटेड जो प्रोविज़न बनेगा कि नहीं बनेगा और बनेगा तो कितनी अमाउंट का बनेगा कंटीजेंट लायबिलिटी का, उसके बारे में नोट है, विद रीज़न बताना पड़ेगा कि हम ये 2.5 करोड़ का प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। उसका जैसे मान लीजिए हाफ मार्क्स एलोकेट कर दिया। बाद में कुछ चीज़ जो है इसके बारे में रहने दिया। अब यहाँ जो कैलकुलेशन ऑफ परचेज़ कंसिडरेशन में डिफरेंट आइटम्स है। जैसे यहाँ पे हम इसके शेयर इश्यू कर रहे हैं और ये इक्विटी इश्यू कर रहा है, कुछ केस दे रहा है, कुछ कंटीजेंट कंसिडरेशन है, इनका टोटल किया, तो ये टोटल मिला के 2, 2, 4, 5 आइटम होते हैं और ये 1.5 मार्क्स इसका एलोकेट कर दिया। इसके अलावा जो डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब देखी जाए तो ये देखो, इतना बड़ा चार्ट बना रखा है। ये पूरा चार्ट काम का नहीं है, हमारे को डीटीएल के जो मार्क्स हैं, उसमें ये 5 बोल्ड आइटम हैं, 1, 2, 3 जो और 4, ये 4 आइटम की वजह से डिटेल बन रहा है और एक इसका नेटिंग है। केवल ये आइटम लिखने के मार्क्स हैं आपके आधा नंबर के हिसाब से 2.5 मार्क्स। ये बाकी इतनी चीज़, जैसे मान लीजिए इतनी कैलकुलेशन लिखो कि नहीं लिखो, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है, तो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट में हम ये देखें तो 15 आइटम है टोटल, 15 आइटम है और 5 आइटम का 1 मार्क्स है। इसका मतलब है कि 3 मार्क्स जो है ये एसेट एंड लायबिलिटी आइडेंटिफिकेशन के हो गए। इसके अलावा जो गुडविल कैलकुलेट करोगे,
PC प्लस NCA माइनस नेट एसेट, उसका 1 मार्क्स हो गया। और ये आपका जो है कि जो रीमेजरमेंट पीरियड का एडजस्टमेंट है, कुछ रीमेजरमेंट पीरियड इन्फॉर्मेशन पता चली है, और रीमेजरमेंट पीरियड इन्फॉर्मेशन का क्या एडजस्टमेंट होता है उसको रूल समझाने के जो है ये 1 मार्क्स अलोकेट कर दिया। इसके अलावा जो वो रूल्स थे, और यहाँ पे जो है ना, जो असेट एंड लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है रीमेजरमेंट पीरियड में, तो उसका एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, उसका आधा मार्क्स हो गया। इसके अलावा रीमेजरमेंट पीरियड जो है कब एंड हो गया, इस चीज़ का आधा मार्क्स है। और एक कस्टम रिलेशनशिप था जिसका पता बाद में चला, उसका आधा मार्क्स है। और ये जो रीमेजरमेंट पीरियड में इंफॉर्मेशन आई उसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, इसका 1 मार्क्स है। और ये जो आपका कस्टमर रिलेशनशिप का अकाउंटिंग क्या किया जाएगा, उसका आधा मार्क्स है। और ये कंडीशन लाइक कंसिडरेशन है, इसके रिलेटेड जो है पॉइंट है, उसका जो कुछ वैल्यू चेंज हो रहा है उसका 1 मार्क्स है। तो आप ये देखो कितनी स्टेप बाय स्टेप जो है ये कर रखी है। अब आप ये बताओ कि आपने इतनी स्टेप इक्वेशन सोल्व करने के बजाय कुछ सीधा-सीधा मोटा-मोटा कैलकुलेशन कर दोगे, तो पता चला कि सब 4-5 नंबर आ जाएँगे बस। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को रहती है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है मार्क्स आप लोगों को सीखना पड़ेगा। और ये जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें एम्प्लॉइज़ को लोन दिया है कंसेशन रेट पे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसमें जो हम लोन को बाइफरकेट करते हैं कि कितना तो है हमारा जो लोन अलोकेट किया जाएगा, कितना तो लोन का वैल्यू होगा, और रिमेनिंग जो है वो आपका टोटल अमाउंट 12 लाख का लोन दिया है कंसेशन रेट पे, उसमें से कितना तो हमारा लोन एलिमेंट माना जाएगा और कितना प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट माना जाएगा। तो लोन एलिमेंट का ये कैलकुलेशन किया है कि जो फ्यूचर में पे करेंगे इसका प्रेजेंट वैल्यू, तो ये 10,43,000 इतना आया। ये कैलकुलेशन करने का आधा नंबर हो गया। इसके बाद में आप एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाओगे, उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट निकालोगे कितना इंटरेस्ट बन रहा है, तो देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो है कैलकुलेशन किया है, इसका 2 नंबर हो गया। और ये फाइनेंस कॉस्ट है, ये अमोर्टाइज शेड्यूल बनाओगे आप, तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने का जो है ये 3.5 नंबर हो गया। और ये 3 जो मार्क्स हैं ये जनरल एंट्रीज के हो गए। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे जिससे कि हम पूरे मार्क्स लाने की पोजीशन में आ जाएँ। इसी तरीके से आपको मैं ऑडिट के बारे में बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये ऑडिट का पेपर है, सीए फाइनल का ऑडिट है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मान लीजिए ये कि आरबीएसएन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ए लार्ज ऑडिट फर्म एंगेज इन ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज अक्रॉस वेरियस सेक्टर। The firm currently maintain audit documentation in both electronic and physical format. However, during audit, it was observed that physical files are neither scanned and incorporated into the electronic file nor cross-referenced with them. As a result, the documentation remains scattered with no integrated or centralized audit file for the engagement. Additionally, several audit working papers lack clarity on whether the information was obtained from the client or prepared internally by the engagement team. This ambiguity raises concerns regarding the reliability and origin of audit evidence. How do you view the above situation from the point of view of quality control system in audit firms? तो देखो यहाँ हमें पहले प्रोविजन समझना पड़ेगा, ये जो पूछा हुआ है, और उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही हम कितना फिट बैठ रहे हैं या कितना नहीं बैठ रहे हैं, वो चीज़ और बतानी पड़ेगी। तो इसका देखो जो आंसर है, ये पूरा आंसर आप देखोगे तो ये आंसर मिल जाएगा उस स्टेट में। पहले प्रोविजन बताओगे कि इन अकॉर्डेंस विद एसक्यूसी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्म्स एंड परफॉर्म ऑडिट रिव्यू ऑफ दिस, द firm should establish policies and procedures designed to maintain confidentiality, safe custody, integrity, accessibility and retrievability of engagement documentation। ये बेसिक रूल हो गया कि ये बनाना जरूरी है।
In the given situation, the physical file are neither scanned and incorporated in the doctrine nor cross-reference to the ITNA. Inability to do so shows that firm has no established policies and procedure to maintain integrity of engagement situation. Lack of answering the same make it difficult to demonstrate completeness of audit file and ये तो ये आपका हो गया रीजन के साथ ये गलती आपने कर दी. Where engagement documents is in paper, electronic or other media, the integrity, accessibility or reliability of the underlying data may be compromised if the documentation could be altered or yes subject or could be permanently lost or damaged. One of the reasons for designing and implementing appropriate control for engagement document in this regard in this protection of the integrity information. Yeah. For the practical reason, original paper documentation may be electronically scanned for inclusion in engagement files. In that case, the firm implements appropriate procedure for requiring engagement team to. तो देखो ये सारे के सारे काम उनको करने पड़ेंगे. तो ये जो चीज़ लिखने की जो है, ये 3 काम इसको ये करने पड़ेंगे. 3 चीज़ों के 3 मार्क्स हैं. और इसके बाद में जो बता रहा है, देयर आर मेनी इंस्टांसेस वेयर ऑडिट पेपर डू नॉट कंटेन डिटेल एज वेदर ये, तो सारा जाके लास्ट में कंक्लूजन बताना है. तो देखो अब ये स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलता है. अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए थोड़ा सा इतना सा पॉइंट लिख दिया, फिर सोच रहा है यार मेरे 5 मार्क्स आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे, फिर तो 1 नंबर ही आएगा. केवल ये 3 पॉइंट लिख दिए तो 3 मार्क्स आएंगे. यानी आंसर शुड बी कंप्लीट. तो ये आप मॉड्यूल में जो आंसर की है, आपका सेल्फ स्टडी में आंसर की आती है, उससे एक बार एनालाइज किया करो कि इसमें क्या-क्या चीज़ लिखी हुई है और क्या-क्या चीज़ लिखने के क्या-क्या मार्क्स हैं. तो इस तरीके से आप एनालिसिस करके आप करेंगे, तो आप पूरे मार्क्स लाने की पोजीशन में आ जाओगे. तो आप इस तरीके से वर्किंग करो, थोड़ा-सा आंसर की का एनालिसिस करो. जो आपका एमटीपी, आरटीपी सेल्फ स्टडी में जो आंसर आता है, उसमें आप देखो कि कहाँ तक प्रोविज़न है, कहाँ तक एडजस्टमेंट है, क्या कन्क्लूजन है. ये सब चीज़ करोगे जब जाके आपके मार्क्स आएँगे, तो ये वर्किंग करो, तो आप अच्छे मार्क्स लाने की पोजीशन में आ जाओगे. थैंक यू.